Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the lecture number 9 of control system. आज हम चैप्टर नंबर 4 को ही कंटिन्यू करेंगे, इसके सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। चलिए आज के लेक्चर के कंटेंट्स देखते हैं। आज हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम को। सेकंड ऑर्डर सिस्टम के डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं, जिनमें ओवर डैम्प, अंडर डैम्प, अनडैम्प्ड और क्रिटिकल डैम्प सिस्टम आते हैं। तो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे कि आपके पास इन रिस्पॉन्सेज की मैथमेटिक्स क्या होती है, इनका रिस्पॉन्स किस किस्म का होता है, उनकी जनरलाइज इक्वेशंस क्या होती हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम देखेंगे जनरलाइज सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अब आपके अपना जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है उसे हम डिफाइन करेंगे यूजिंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशियो। सेकंड ऑर्डर सिस्टम को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं हमारे पास एक जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन है b डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस पी। अब हमारे पास जो चार डिफरेंट रिस्पॉन्सेज मैंने कंटेंट्स में बताए थे, उन डिफरेंट रिस्पॉन्सेज को समझने के लिए हम a और b की वैल्यू को वैरी करके देखते हैं। हम कहते हैं कि a और b की वैल्यू अगर वैरी करेंगे तो आपका ये जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है, इसकी वैल्यूज़ चेंज होगी। जब इसकी वैल्यूज़ चेंज होगी तो हम मैटलैब में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास डिफरेंट किस्म के रिस्पॉन्सेज जनरेट होंगे। तो हम पहले रेंडमली, जनरलाइज की बजाय रेंडमली कोई ना कोई वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं और हम डिफाइन करते हैं कि आपके पास सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा। तो सबसे पहले केस हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं a इज़ इक्वल टू b विच इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, कोई एक रेंडमली हमने वैल्यू पुट की। ये बेसिकली जो वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट की हुई हैं, ये एग्जांपल है आपकी बुक की, जिसके वैल्यूज़ को चेंज, जो हम लोग वैल्यू सेलेक्ट की हैं उसके डिफरेंट आपके पास रिस्पॉन्सेज आएंगे। वो रिस्पॉन्सेज को डिफाइन करने के लिए हमने ए और बी की वैल्यू को 9 डिफाइन किया है। ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 9 ही डिफाइन करना है या आपने कोई ऐसी वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि हमारे पास वही रिस्पॉन्सेज जनरेट हों, एक एग्जाम्पल के तौर पर उसने दिया हुआ है। अब ए और बी की वैल्यू हम इस ए पार्ट में जो आपके पास जी ऑफ एस गिवन है, जब इसमें पुट करेंगे तो इसके अगेंस्ट हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन जनरेट होगा वो ये रिस्पॉन्स होगा, जी ऑफ एस इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर प्लस 9s प्लस 9। ठीक है, इसे हम जब स्टेप इनपुट देंगे, इसे हम मैटलैब में इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके एस प्लेन पे जो आपके पास आएंगे पोल्स और ज़ीरोज़, तो यहाँ आपके पास सिंपल पोल्स हैं, तो ये आपके पास पोल्स की वैल्यू आएगी। दो रियल एक्सिस पे आपके पास पोल पड़े हुए हैं। ये पोल्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। ये बेसिकली हम लोग सी ऑफ टी फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो सी ऑफ टी आपके पास क्या आ जाएगा, इस किस्म का रिस्पॉन्स आपको ये मैटलैब पे देगा। ठीक है, ये आपके पास पहला रिस्पांस आएगा। अब आपके पास ऐसा रिस्पांस जो इस तरह से अपने सिस्टम को अप्रोच कर रहा हो, इस किस्म के सिस्टम का रिस्पांस को हम कहते हैं ये आपके पास ओवर डैम्प रिस्पांस है। ठीक हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। हम कहते हैं आप अगर ए और बी की वैल्यू को चेंज करने के बजाय बी की वैल्यू का आप सिंपल 9 रखते हैं, ए की वैल्यू को आप 2 रखते हैं। जब आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन इस ए पार्ट में, तो आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो इस फॉर्म का आएगा, जी ऑफ एस इज़ इक्वल टू 9 डिवाइड बाई एस स्क्वेयर प्लस 2s प्लस 9। इस जब आप स्टेप इनपुट देंगे और सी ऑफ टी इसका फाइंड आउट करेंगे, तो बेसिकली आपके पास सी ऑफ टी की जो इक्वेशन आएगी वो ये इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन को जब मैं मैटलैब के अंदर इम्प्लीमेंट करूँगा और उसका प्लॉट फाइंड आउट करूँगा, तो मेरे पास जो रिस्पॉन्स आएगा वो कुछ इस किस्म का रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, अगर इसके मैं पोल्स को एस प्लेन पे प्लॉट करूं तो मेरे पास जो पोल्स आएंगे वो कम्प्लेक्स पोल्स आएंगे। अब अगर आपके पास इस किस्म का रिस्पांस आता है, ये जो आपके पास यहाँ पे इसमें है, इस किस्म का रिस्पांस आता है जिसमें ऑसिलेशंस भी हो, पीक भी हो, इस किस्म के रिस्पांस को हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, अंडर डैम्प रिस्पांस है। ठीक हो गया। अब आते हैं अपने थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस में हम कहते हैं कि आपके पास जो बी की वैल्यू है उसे 9 ही रहने दें, जो आपके पास ए की वैल्यू है उसे हम 0 पुट कर देते हैं। जब ए की वैल्यू को 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास सिस्टम का रिस्पांस जी ऑफ एस की वैल्यू ये बन जाएगी, जी ऑफ एस इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस 9। स्टेप इनपुट देंगे, सी ऑफ टी फाइंड आउट करेंगे। सी ऑफ टी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, आपके पास सी ऑफ टी की वैल्यू आएगी सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 3t। ठीक है, इसे जब आप मैटलैब के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास कुछ इस किस्म का रिस्पॉन्स आएगा, ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, अब ये जो ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स होता है, इस किस्म का अगर आपके पास रिस्पॉन्स आए तो इसे हम कहते हैं ये आपके पास अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स है। इसे हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स है। और अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स के जब हम पोल्स और जीरोस को प्लॉट करते हैं तो आप देखेंगे कम्प्लेक्स पोल्स आपके पास आएंगे जी ओमेगा एक्सिस के ऊपर, जिसमें रियल पार्ट आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा।
अब आते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड सिनेरियो में वो कहता है कि जी ए की वैल्यू को हमने 0 भी पुट कर लिया, ए की वैल्यू को मैक्सिमम भी पुट किया, ए की वैल्यू को मिनिमम भी पुट किया। अब हम ए की वैल्यू को मीडियम वैल्यू पुट कर देते हैं, ए इज इक्वल टू 6, बी की वैल्यू को उसने 9 ही छोड़ा है, ठीक है। अब जब इन वैल्यूज़ को हम उठा के इसमें पुट करेंगे तो आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो आएगा ये जी ऑफ एस इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9। इसे हम जब सी ऑफ टी फाइंड आउट करेंगे यूजिंग स्टेप इनपुट तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस 3t ई पावर माइनस 3t माइनस ई पावर माइनस 3t। ये पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करके ये सारा कुछ आप लोगों ने सॉल्व करके आप ये इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब इस इक्वेशन को हम मैटलैब के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस किस्म का ग्राफ आएगा। अब ये जो ग्राफ होता है इसको हम कहते हैं, ये आपके पास बेसिकली क्या है, क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स है सिस्टम का। और जब आप क्रिटिकली डैम्प के पोल्स और जीरोस को प्लॉट करते हैं तो वो रियल एक्सिस के ऊपर दोनों एक ही जगह पे मौजूद होते हैं। अगर आप यहाँ से देखें ना, ये ई के ऊपर जो पावर है तो हमने बताया था, याद हो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर के, माइनस अल्फ़ा जो होता है ये आपके पास क्या होती है, ये पोजीशन होती है जहाँ पे आपका पोल पड़ा हुआ है। तो ई की पावर माइनस अल्फ़ा का मतलब है कि ई अल्फ़ा वाली पोजीशन पे आपका पोल पड़ा हुआ है। तो इस इक्वेशन में अगर देखो तो दोनों -3 पे पड़े हुए हैं, इसका मतलब दोनों के दोनों रियल एक्सिस पे पोल पड़े हुए हैं। तो इससे अगर हम एक छोटी सी चीज़ कंक्लूड करें तो हम कर सकते हैं ना, कि आपके पास अगर तो पोल दोनों रियल एक्सिस पे हो और दोनों डिफरेंट पोजीशंस पे हो, रियल एक्सिस पे हो डिफरेंट पोजीशन पे हो, तो आपके पास जो सिस्टम का रिस्पांस होगा वो होगा ओवर डैम्प रिस्पांस। आपके पास अगर पोल्स कम्प्लेक्स हो, ठीक है, कम्प्लेक्स पोल्स आ जाएं जिसमें रियल पार्ट भी हो और कम्प्लेक्स पार्ट भी हो, इस केस में जो आपके पास सिस्टम का रिस्पांस आएगा उसे हम कहेंगे अंडर डैम्प रिस्पांस, ठीक है। थर्ड सिनेरियो में आपके पास क्या होगा, अगर दोनों पोल्स कम्प्लेक्स हैं और रियल पार्ट आपके पास 0 है, ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो सिस्टम का रिस्पांस आएगा वो आएगा अनडैम्प्ड रिस्पांस। फोर्थ रिस्पांस में आपके पास क्या है कि दोनों के दोनों पार्ट रियल हो और दोनों के दोनों पोल सेम पोजीशन पे लाई कर रहे हो, उस सूरत में जो आपका रिस्पांस आएगा वो आएगा क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस। ठीक हो गया। तो ये डिफाइन किए हैं उसने डिफरेंट रिस्पॉन्सेज किस किस्म के शो होंगे। तो ये आपके पास कौन सा है, ओवर डैम्प है, ये आपके पास अंडर डैम्प रिस्पॉन्स है, ये आपके पास अनडैम्प रिस्पॉन्स है, ये आपके पास क्रिटिकली डैम्प रिस्पॉन्स है। तो ये चार रिस्पॉन्सेज आपके पास सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के केस में एग्जिस्ट करते हैं। अब उन सारी चीज़ों को जो अपने पिछली स्लाइड में ऑब्जर्वेशन देखी थी उन सारों को अगर समराइज़ करें तो पहले केस में आपके पास जो ओवर डैम्प रिस्पॉन्स होगा वो क्या है। ओवर डैम्प रिस्पॉन्स के केस में आपके पास दो रियल पोल्स आते हैं, ठीक है, टू रियल पोल्स एट सिग्मा माइनस सिग्मा 1 और सिग्मा 2। पोजीशंस इनकी क्या होती हैं, डिफरेंट पोजीशन पे हैं दोनों, ठीक है, दोनों सेम पोजीशन पे नहीं है, हैं रियल लेकिन डिफरेंट पोजीशन पे हैं। अगर इनका नेचुरल रिस्पॉन्स फाइंड आउट करें तो ये इक्वेशन आपके पास नेचुरल रिस्पॉन्स की बनती है। अगर आप सी एफ टी की वैल्यू पुट करेंगे, सी एफ टी की वैल्यू के साथ फिर पार्शियल फ्रैक्शन सॉरी आर एफ एस की वैल्यू पुट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, तो आपके पास फाइनल में सी एफ टी ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये बेसिकली आपके पास किसका है, ओवर डैम्प रिस्पॉन्स का है। सेकंड सिनेरियो में हमारे पास था अंडर डैम्प रिस्पॉन्स। अंडर डैम्प के केस में अगर आप पोल्स की पोजीशन को फाइंड आउट करें तो देखें आपके पास जो पोल्स आए हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं, कम्प्लेक्स पोल्स हैं। और इस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस डी माइनस सिग्मा डी टी कॉज ऑफ ओमेगा डी टी माइनस 5। तो ये आपके पास इस सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स था और इसके पोल्स क्या आपके पास आए, कम्प्लेक्स पोल्स आए। अब थर्ड सिनेरियो में आपके पास क्या था, अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स। अनडैम्प्ड के केस में आपके पास जो पोल थे वो जे ओमेगा एक्सिस के ऊपर थे, ठीक है, उनमें रियल पार्ट 0 था और उनका जो नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा उसकी इक्वेशन आएगी सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ ओमेगा 1t माइनस 5 एंगल, ठीक है। जो फोर्थ आपके पास था वो क्रिटिकली डैम्प रिस्पॉन्स था। क्रिटिकली डैम्प रिस्पॉन्स में दोनों के दोनों पोल्स आपके एक ही पॉइंट पे थे और दोनों के दोनों क्या थे, रियल थे, ठीक है। इस केस में आपके पास सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स आया वो सी ऑफ टी इज इक्वल टू के वन ई पावर माइनस सिग्मा 1t प्लस k2t ई पावर माइनस सिग्मा 1t। तो ये चार रिस्पॉन्सेज और इनकी मैथमेटिकल इक्वेशन और इनकी पोल की पोजीशन आपके पास क्लियर होगी। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स पोल्स आते हैं तो आपके पास सिस्टम क्या होगा, अंडर डैम्प रिस्पॉन्स होगा उसका।
अगर आपके पास पोल्स आते हैं रियल एक्सिस पे और दोनों डिफरेंट पोजीशन पे हैं तो उस केस में आपके पास कौन सा होगा, अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स होगा। अब अगर आपके पास अगर सेम पोजीशन पे आ गए क्रिटिकल रिस्पॉन्स होगा। इसी तरह अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स पोल आ जाते हैं तो वो आपके पास क्या होंगे, अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स के साथ आपके पास आ जाएगा। ये अब आपके पास इस स्लाइड में चारों रिस्पॉन्सेज का क्या है, कंपैरिजन है। सबसे पहले आपके पास है ओवर डैम्प। अगर ओवर डैम्प रिस्पॉन्स की बात करें तो ओवर डैम्प आपके पास इस किस्म का रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। फिर आपके पास आता है क्रिटिकल डैम्प। क्रिटिकल डैम्प थोड़ा सा ऊपर से होके अपनी फाइनल वैल्यू को अचीव कर रहा होता है। फिर आपके पास आता है अंडर डैम्प। अंडर डैम्प में थोड़ी सी पीक आती है, हल्की सी ऑसिलेशन आती हैं और वो अपनी फाइनल वैल्यू को अचीव कर रहा होता है। अनडैम्प के केस में आपके पास क्या होता है, सिस्टम ऑसिलेट कर रहा होता है। तो ये आपके पास चारों रिस्पॉन्सेज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आपके पास चार रिस्पॉन्स किस किस्म के होंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर सिस्टम को डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ नेचुरल रिस्पॉन्स और डैम्पिंग रेशो। प्रीवियस केस में हम लोगों ने सिर्फ सेकंड ऑर्डर के रिस्पॉन्सेज को देखा कि आप ए और बी की वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं तो चेंज करने से आपके पास क्या इफेक्ट पड़ता है। अब बेसिकली आपके पास जो फिजिकल सिस्टम्स होते हैं या कोई भी आपके पास सिस्टम आएगा वो डिपेंड कर रहा होता है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग रेशो के ऊपर। तो हम क्या करते हैं कि अपने जितने भी चारों रिस्पॉन्सेज थे उन सबको डिफाइन करेंगे इन टर्म ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग रेशो। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती क्या है। बेसिकली नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम विदाउट डैम्पिंग। आपके पास डैम्पिंग से मुराद क्या है, हम लोगों ने कहते थे ना कि आपके पास अगर सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस या कोई ऐसी चीज़ आए तो कुछ देर के बाद वो क्या करता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर आपके पास डैम्पिंग रेशो नहीं है सिस्टम के अंदर तो क्या होगा, अगर उसे डिस्टर्ब करेंगे तो वो हमेशा के लिए ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। तो अब आपके पास ये जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है बेसिकली वो आपके पास क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। जब आपके पास इसमें डैम्पिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी सिस्टम की वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब आते हैं डैम्पिंग रेशो की तरफ। डैम्पिंग रेशो क्या है आपके पास, बेसिकली डैम्पिंग रेशो को हम लोग डिफाइन करते हैं एक इक्वेशन के साथ। डैम्पिंग रेशो को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस जीटा के साथ, ठीक है। जीटा जीटा इस तरह से ड्रा करते हैं। तो जीटा किस चीज़ की इक्वल होता है, जीटा आपके पास इक्वल होगा एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नेचुरल फ्रीक्वेंसी विच इज़ मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड। ये आपके पास क्या होती है, डैम्पिंग रेशो होती है। डैम्पिंग रेशो में आपको एक्सपोनेंशियली इस तरह डिके कर रही होती है फ्रीक्वेंसी आपके पास, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक सिस्टम था जिसके अंदर नेचुरल फ्रीक्वेंसी मौजूद थी तो बेसिकली वो इस तरह से डिके कर रहा होगा। अगर उसके अंदर नेचुरल फ्रीक्वेंसी और सॉरी डैम्पिंग प्रॉपर्टी मौजूद हो तो ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होगा। इसे अगर करो तो एक्सपोनेंशियली आपके पास डिके कर रहा होगा, ठीक है, अगर उसके अंदर डैम्पिंग प्रॉपर्टी मौजूद होगी। तो ये आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और डैम्पिंग रेशियो है। अब हम अपने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को डिफाइन करेंगे यूज। अब हम अपने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को जनरलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए वो जो स्टार्ट में हमने टेबल देखा था उसकी मदद लेते हैं। तो आपके पास वहाँ पे फिगर 4.7 ए में एक ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन किया गया था, जी ऑफ एस इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी, जिसमें हम ए और बी की वैल्यू को वैरीज करते थे। अब हम उसमें से क्या करते हैं, अनडैम्प सिस्टम को कंसिडर करते हैं, क्योंकि अनडैम्प सिस्टम के केस में आपको हमने बताया था कि वो आपके पास क्या कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अनडैम्प सिस्टम को कंसिडर करते हैं। जब अनडैम्प सिस्टम को कंसिडर करेंगे उसमें आपके पास ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू 0 थी, सॉरी ए की वैल्यू आपके पास क्या आती थी, उसमें 0 आती थी। तो आपके पास जी ऑफ एस की वैल्यू क्या बन गई, जी ऑफ एस इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस बी। अब अगर आप उसी टेबल को देखें तो जहाँ पे आपके पास पोल्स पड़े हुए थे ये क्या था, प्लस जे ओमेगा था और आपके पास माइनस जे ओमेगा था। जिस पोजीशन पे ये आपके पास पोल पड़े हुए थे आपके पास ओमेगा की वैल्यू भी वही आ रही थी। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब भी आपके पास अनडैम्प्ड सिस्टम होगा तो आपके पास जो पोल की पोजीशन होगी आपके उसी वैल्यू के साथ सिस्टम ऑसिलेट करेगा। अगर जे ओमेगा पे वैल्यू 3 है तो आपके पास जो सिस्टम है वो 3 फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करेगा या सॉरी ऑसिलेट करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि आपके पास ओमेगा एन की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी अंडर रूट बी के, ठीक है। इसी तरह निकालते हैं ना आप लोग, जब रियल इमेजिनरी पार्ट निकाल रहे होते हैं तो आप लोग स्क्वायर के टर्म में फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास यहाँ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास बी की वैल्यू तो आ गई इन टर्म ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी।
अब हम नेक्स्ट टारगेट क्या करते हैं, इस ए की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं इन टर्म ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी या डैम्पिंग रेशियो। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एज्यूम करते हैं सिस्टम में आपके पास अंडर डैम्प सिस्टम है, ठीक है, अंडर डैम्प सिस्टम। अब अंडर डैम्प सिस्टम के केस में अब अंडर डैम्प सिस्टम के केस में आपके पास क्या था, अब द कम्प्लेक्स पोज हैव अ रियल पार्ट सिग्मा इक्वल टू -1/-a/2। अभी -a/2 बेसिकली कहाँ से आया है, अगर आप उस जनरलाइज इक्वेशन को देखें जो हम लोगों ने स्टार्ट में लिखी थी, तो वो क्या थी, इससे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा। वो क्या था, b डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी, ये वैल्यू थी, ठीक हो गया। अब आप इससे अगर पोज निकालें या इसके रूट्स निकालें इस इक्वेशन से, तो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, डेफिनेटली आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना। इससे आपके पास जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, S12 इज इक्वल टू माइनस ए, और आपके पास आ जाएगा ये -a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब जो आपके पास प्रीवियसली हम लोगों ने टेबल में जब अंडर डैम्प, ओवर डैम्प, क्रिटिकल डैम्प और ये सारे रिस्पॉन्सेज देखे थे, उनमें आपने एक चीज़ नोट की थी, आपके पास जो पोल्स की पोजीशन थी जिसमें आपके पास रियल पार्ट शामिल था, वो सारे के सारे रिस्पॉन्सेज क्या कर रहे थे, आगे जाके कहीं ना कहीं पे स्टेबल हो रहे थे, ठीक है। ये आपके पास एक था, ये दूसरा था, और ये तीसरा कुछ नीचे से के स्टेबल होने की कोशिश कर रहा था। जिसमें रियल पार्ट नहीं था उस केस में क्या हुआ था, वो ऑसिलेट कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एस प्लेन बनाता हूँ और आपको बताता हूँ, जो आपके पास एक सिनेरियो था जिसमें दोनों के दोनों पोल्स क्या थे, रियल एक्सिस के ऊपर थे, उसमें क्या हो रहा था, सिस्टम आगे जाके स्टेबल हो रहा था। एक सिनेरियो ऐसा था कि एक पोल यहाँ पे था और एक पोल यहाँ पे था, बट दोनों रियल एक्सिस पे थे, वो भी आगे जाके कहीं ना कहीं पे स्टेबल हो रहा था। तीसरा सिनेरियो हमारे पास क्या था, एक कम्प्लेक्स पोल आ रहा था। अब इसमें ये देखें, ये रियल पार्ट भी मौजूद है और इसमें कम्प्लेक्स पार्ट भी मौजूद है। ये सिनेरियो क्या था, ये वाला सिनेरियो था। फोर्थ सिनेरियो जो था उसमें हमारे पास पोल यहाँ पे पड़े हुए थे। इस केस में क्या था, आपके पास सिस्टम ऑसिलेट कर रहा था, ठीक है। ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि वो स्टेबल नहीं हो रहा था। तो इससे अगर हम एक चीज़ कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जब भी पोल्स में रियल पार्ट शामिल होगा तो आपका सिस्टम क्या होगा, डैम्प आउट होगा, ठीक है। डैम्प आउट हो किसके सूरत में होगा, जब भी आपके पास रियल पार्ट शामिल होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ये जो टर्म है ये बेसिकली मेरे पास रियल टर्म है, ये मेरे पास क्या देती है, हमें कम्प्लेक्स टर्म देती है। तो मेरे पास जो एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो आपके रियल पार्ट यानी -a/2 के ऊपर डिपेंड कर रही है। जब वो -a/2 के ऊपर डिपेंड कर रही है तो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास, यार इसमें थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएं। तो ये आपके पास क्या आया, रियल पार्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, -σ/2, सॉरी -a/2, -a/2 है। अब फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए हमने इसे मॉड में लिया और हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई वो क्या आ गई, -a/2 डिवाइडेड बाय ω/n। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें, ये हमारे पास क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 2 zeta ω/n। अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये आ गई, b की वैल्यू हमारे पास आ गई ω/n²। इन वैल्यूज को उठा के उसी 4.7 की a में डालो, जो जनरलाइज हमारे पास बनाया हुआ था, g ऑफ s इज इक्वल टू b डिवाइड बाय s² प्लस as प्लस b। तो ये हमारे पास जो जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, g ऑफ s इज इक्वल टू ω/n² डिवाइड बाय s² प्लस 2 zeta ω/ns प्लस ω/n²। आपके पास जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है उसकी जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या है, g ऑफ s इज इक्वल टू ω/n² डिवाइड बाय s² प्लस 2 zeta ω/ns प्लस ω/n²। अब आपके पास दुनिया का कोई भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम हो,
आपने उसकी डैम्पिंग रेशियो निकालनी हो, आपने उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, आप इस इक्वेशन को यूज़ करके वो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आगे एग्जांपल में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये बेसिकली आपके पास एक सिंपल सा ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। जी ऑफ एस इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4.2s प्लस 36। आपसे कहा जाता है कि ये मेरे पास एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, इसका मुझे डैम्पिंग रेशियो और नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करके बताओ। तो जब भी आपके पास सेकेंड ऑर्डर सिस्टम आएगा और आपसे कहा जाएगा इसका रिस्पॉन्स फाइंड आउट करो या इसके डैम्पिंग रेशियो या इसको ओमेगा एन फाइंड आउट करो, तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ये जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा, इसे कंपेयर करना है जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन के साथ। जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन क्या है, जी ऑफ एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन है। अब एक बार याद रखना, देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही होना चाहिए। इसे आपने कंपेयर करके 1 करना है। अगर यहाँ पे एस के साथ कोई वैल्यू मौजूद है तो आपने इस तरह से उसे कॉमन वगैरह लेना है कि यहाँ एस स्क्वायर के साथ 1 आ जाए, ठीक है। अब आप इसको जब कंपेयर करोगे, इसको कंपेयर करो इसके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ, तो जब कंपेरिजन करेंगे तो क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस 4.2s प्लस 36 इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस सी एस पी, अच्छा, प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ऐसा ही है। तो अब इस जब कंपैरिजन करते हैं तो ये चीज़ इसके साथ कंपेयर होती है, ये चीज़ इसके साथ कंपेयर होती है और ये चीज़ इसके साथ कंपेयर होती है। ये तो आपके पास सेम है, ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से आपके पास ओमेगा एन स्क्वायर, ये जो आ रही है यहाँ से, इन दोनों से आपके पास आ जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा एन इज इक्वल टू 6। नेचुरल फ्रिक्वेंसी आपके पास आ गई 6। अब जीटा की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को कंपेयर करेंगे, 4.2 इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन, क्योंकि एस से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओमेगा एन की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, जीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जीटा आता है 0.35। तो ये बेसिकली आपके पास क्या आ गया, जीटा की वैल्यू आ गई। अब ये जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम मुझे गिवन था, इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी 6 रेडियन पर सेकेंड है और इसकी डैम्पिंग रेशियो है 0.35। तो यहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि मेरे पास जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या है और उसकी डैम्पिंग रेशियो क्या है। अब जैसा प्रीवियस सिनेरियो में हम लोगों ने देखा था ना, हम ए और बी की वैल्यू को वेरी करके सिस्टम के रिस्पॉन्सेज को डिफाइन कर रहे थे। अंडर डैम कौन सा है, अनडैम कौन सा है, क्रिटिकल डैम कौन सा है, ओवर डैम कौन सा है, वो तो हमने रैंडमली वैल्यूज़ पुट करके सिस्टम के रिस्पॉन्सेज को देख रहे थे। अब हम जब जनरलाइज बात करते हैं तो हमने अपने सिस्टम को डिफाइन करना है इन टर्म ऑफ जीटा एंड इन टर्म ऑफ ओमेगा एन। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जनरलाइज हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन था जी ऑफ एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करके हम उसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास क्या आ गए, रूट्स आ गए। अब हम अपने सिस्टम के रिस्पॉन्सेज को डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जीटा डैम्पिंग रेशो। तो सबसे पहले हम कहते हैं अगर हमारे पास जीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, तो सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा, इस 0 को पुट करो इस इक्वेशन में, जीटा 0 हो गया तो ये टर्म 0 होगी आपके पास। ये आपके पास क्या होगा, 0 है तो -1 आएगा, यानी ये आपके पास जो पोल आएंगे वो आएंगे प्लस माइनस जे ओमेगा एन, क्योंकि यहाँ पे अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा। इनको जब मैं प्लॉट करूँगा तो मेरे पास दोनों पोल्स कहाँ पे आ जाएंगे, जे ओमेगा एक्सिस पे आएंगे। तो प्रीवियस हमने देखा था कि अगर आपके पास जे ओमेगा एक्सिस पे आए तो आपके पास सिस्टम क्या करता है, ऑसिलेट करता है, और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ये आपके पास कौन सा सिस्टम है, ये आपके पास अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स या अनडैम्प्ड सिस्टम आ गया, ठीक हो गया। सेकंड केस में हम लोग क्या करते हैं, जीटा की वैल्यू को वैरी करते हैं 0 और 1 के दरमियान। तो 0 और 1 के दरमियान जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास ये कोई कम्प्लेक्स वैल्यूज़ आएंगी जिसमें रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो इस केस में आपके पास कौन सा रिस्पांस आता है, इस किस्म का रिस्पांस आएगा, और इस किस्म के रिस्पांस को हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, अंडर डैम्प रिस्पांस है, ठीक हो गया। थर्ड सिनेरियो में हम लोग क्या देखते हैं, हम कहते हैं कि आपके पास जीटा की वैल्यू -1 है, सॉरी +1 है, इक्वल टू 1 है। जब हम जीटा की वैल्यू यहाँ इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो दोनों पोल सेम पोजीशन पे आ जाएंगे, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये आपके पास रह जाएगा ओमेगा एन, ठीक है। और दोनों के दोनों आपके पास रियल एक्सिस पे आएंगे, तो इस सूरत में आपके पास जो रिस्पांस आएगा वो इस किस्म का रिस्पांस आएगा, और इस किस्म के रिस्पांस को हम लोग कहते हैं ये आपके पास क्या है, क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस है।
ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्लियर करके बना दें। ये आपके पास क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स आ गया। अब हम कहते हैं कि आपके पास जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। थर्ड सिनेरियो की बात करते हैं, जब जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव होगी, तो दोनों की वैल्यूज़ आपके पास रियल वैल्यूज़ आएंगी। तो जब आपके पास रियल वैल्यू आएगी तो दोनों पोल्स आपके पास रियल एक्सिस पे लाई करेंगे, इनके जिनके रूट्स की वैल्यूज़ ये होंगी, तो आपका जो रिस्पॉन्स आएगा वो कुछ इस किस्म का रिस्पॉन्स आएगा। और इस किस्म के रिस्पॉन्स को हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, ओवर डैम्प रिस्पॉन्स है। अब आप अपने सिस्टम के रिस्पॉन्सेज को डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जीटा। अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल को देखें, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पिछली स्लाइड पे एग्जाम्पल की थी, उस एग्जाम्पल में आपके पास जीटा की वैल्यू क्या आई थी, याद है आपको? उसमें आपके पास जीटा की वैल्यू आई थी 0.35। अब अगर मैं इस टेबल को देखूं तो 0.35 कहाँ पे लाई करता है, 0.35 बेसिकली ये है, ऐसा ही है ना, 0 और 1 के दरमियान में। तो 0.35 इसका मतलब है जब मेरे पास जीटा की वैल्यू 0.35 आई तो मैंने सोचा हाँ जी मेरे पास किस रेंज में आ रही है, इस रेंज में आ रही है, तो ये जो मेरे पास सिस्टम होगा ये बेसिकली अंडर डैम्प सिस्टम होगा। जो प्रीवियस एग्जाम्पल में मुझे सिस्टम गिवन था वो क्या था, अंडर डैम्प रिस्पॉन्स था। मुझे मैटलैब में जाके उसके रूट्स को प्लॉट करके उसकी ग्राफ को प्लॉट नहीं करना पड़ेगा, मैं जस्ट जीटा की वैल्यू देखूंगा और मैं अपने सिस्टम को डिफाइन कर दूंगा। तो अब आपको जब भी कोई सेकंड ऑर्डर सिस्टम गिवन हो, आपने क्या करना है, उस सिस्टम से उसकी जीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ही आपके पास जीटा की वैल्यू आई, आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है, अंडर डैम्प है, ओवर डैम्प है, क्रिटिकल डैम्प है, अनडैम्प है, क्या रिस्पॉन्स है उसका। अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये आपके पास 3 सिस्टम्स गिवन है, आपने फाइंड आउट करना है कि सिस्टम के रिस्पॉन्सेज क्या हैं। तो मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि सिस्टम के रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, जीटा की वैल्यू चाहिए। तो इनको अगर मैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँ, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जनरलाइज सिस्टम क्या है, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये जनरलाइज सिस्टम की क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसको कंपेयर करो किसके साथ, इसके साथ। तो मैं अगर डायरेक्ट कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूँ ना, तो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 12। इसकी वैल्यू आप अगर फाइंड आउट करें, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो आपके पास ओमेगा एन की वैल्यू आ जाएगी। इस ओमेगा एन की वैल्यू को इसके पे पुट कर दो, 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, जीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो जीटा की वैल्यू से आप डिफाइन कर सकते हो कि आपके पास सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है। फिर आपने इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है। तब इसके साथ कंपेयर करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 8, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट 20। फिर थर्ड सिनेरियो में आपने क्या करना है, इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 8, और ओमेगा एन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, अंडर रूट 16। तो जैसे जैसे आपके पास जीटा की, इससे आपके पास जीटा की वैल्यू आएगी तो आप बता दो कि सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है। यहाँ से जीटा की वैल्यू देख के आप बता सकते हो सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है, और यहाँ से जीटा की वैल्यू देख के आप बता सकते हो कि सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या आता है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने सिस्टम के रिस्पॉन्सेज को स्टडी कर लिए, कौन कौन से सिस्टम के रिस्पॉन्स होते हैं। अब आते हैं कि स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होगा। जिस तरह आप लोगों ने प्रीवियसली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के केस में देखा था ना, कि स्टेप रिस्पॉन्स में आप प्राइस टाइम फाइंड आउट करते थे, सेटिंग टाइम फाइंड आउट करते थे, टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करते थे। इसी तरह जब आपके पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम आया तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी और कौन कौन से रिस्पॉन्सेज आपने फाइंड आउट करने होंगे। ये आपके पास बेसिकली जो जी ऑफ एस था, जनरलाइज जी एफ एस था, ये उसकी वैल्यू है आपके पास ओमेगा एन स्क्र डिवाइड बाई एस स्क्र प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्र। ये एस जो है आपके पास ये बेसिकली इनपुट का एस है। जब हम इस पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन आएगी। सी एफ एस की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। जब इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास डिटेल सी ऑफ टी रिस्पॉन्स ये आ जाएगा। अब हम इसकी डिटेल में नहीं जाते ये कैसे आता है, ये क्यों आता है, ये सेम वही सारा सिनेरियो है जो हम लोग प्रीवियसली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के केस में कर चुके हैं। हम डायरेक्ट अब देखते हैं कि आपके पास सी ऑफ टी या सेकंड ऑर्डर सिस्टम के केस में स्टेप रिस्पॉन्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शामिल हैं। बेसिकली आपके पास ये जो फिगर है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पास जीटा की वैल्यू 0.1 से 0.8 की तरफ वेरी करे, तो वेरी करने से आपके पास सिस्टम के रिस्पॉन्सेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, पीक टाइम, उसका राइज टाइम, उसकी सेटलिंग टाइम, जीटा की वजह से उनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। जब भी हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात करते हैं, आपसे कहा जाए कि आपने स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है यूजिंग फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम, तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें शामिल होगी। सबसे पहले आपके पास होगा राइज टाइम, फिर आपके पास होगा पीक टाइम, फिर आपके पास होगा सेटलिंग टाइम, फिर आपके पास होगी परसेंटेज ओवरशूट,
कि वो फाइनल वैल्यू से कितना पीक में फर्स्ट पीक में ऊपर जाता है। ये बेसिकली आपके पास कहती है परसेंटेज ओवर शूट। जिसमें फर्स्ट ऑर्डर के केस में हम लोगों ने देखा था कि राइज टाइम के केस में हमने डेफिनेशन डिफाइन करके सी ऑफ टी की वैल्यू को हमने वो पुट किया था। इसी तरह आप सेकंड ऑर्डर सिस्टम के केस में भी वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास जनरलाइज्ड इक्वेशंस आएंगी। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिस्कस करते हैं कि जनरलाइज्ड इक्वेशन आपके पास क्या है। आपके पास सेकंड ऑर्डर के केस में राइज टाइम को आप डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सिस्टम को नॉर्मलाइज्ड करना होता है, यानी आपको मैटलैब की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जब भी आपके पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम आता है तो अगर आप पेपर में काम कर रहे हैं तो पेपर में आप उसमें राइज टाइम को फाइंड आउट नहीं करते, क्योंकि उसमें आपके पास सिस्टम को आपको नॉर्मलाइज्ड करना पड़ता है। वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को एक टेबल बनाना पड़ता है, या तो आपको टेबल गिवन होगा नॉर्मलाइज्ड फॉर्म का ऑलरेडी, या फिर आपसे ये राइज टाइम सेकंड ऑर्डर सिस्टम के केस में मांगा ही नहीं जाएगा। फिर आते हैं पीक टाइम के ऊपर। पीक टाइम बेसिकली आपके पास वो टाइम होता है जब आपके पास सिस्टम अपनी पहली पीक को अप्रोच करता है। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपके पास बेसिकली पीक टाइम कहलाता है। इसकी आपके पास जो जनरलाइज इक्वेशन या जनरलाइज फॉर्म है वो है टी पी इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्केयर। तो आपके पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम जब भी आएगा तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है, जीटा फाइंड आउट करना है, ओमेगा एन फाइंड आउट करना है। तो आप उससे उसका पीक टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड आपके पास आता है परसेंटेज ओवरशूट। तो परसेंटेज ओवरशूट क्या है, द अमाउंट दैट द वेव फॉर्म overshoots steady state or final value at the peak time expressed as a percentage of the steady state value। तो ये आपके पास परसेंटेज ओवरशूट किस चीज़ की इक्वल है, परसेंटेज ओवरशूट इज इक्वल टू ई पावर माइनस जीटा पाए डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट होल इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ भी देखें आप, तो आपके पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, जीटा की वैल्यू होनी चाहिए किसी भी सिस्टम की परसेंटेज ओवरशूट को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर आपको परसेंटेज ओवरशूट गिवन हो और आपसे कहा जाए कि जीटा फाइंड आउट करो, तो इसी इक्वेशन से हम लोग जीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है सेटलिंग टाइम। अब सेटलिंग टाइम आपके पास क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिएंट डैम्प्ड ऑसिलेशन टू रीच एंड स्टे विद इन 2% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो इसकी डायरेक्ट आपके पास इक्वेशन टी एस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई जीटा ओमेगा एन। अब आप इन तीन, एक दो तीन, इन तीन चीज़ों को अगर आप गौर से देखें तो आपके पास जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू अगर नहीं है तो आप न पर पीक टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, न परसेंटेज ओवर शूट फाइंड आउट करते हैं, ना ही उस सिस्टम का सेटलिंग टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू का होना ज़रूरी है। तो जब भी आप स्टेप रिस्पांस फाइंड आउट कर रहे हो किसी भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, तो उसे जनरलाइज इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, वहाँ से जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद आपने पीक टाइम, परसेंटेज ओवरशूट और सेटलिंग टाइम फाइंड आउट करना है इन रिलेशंस को यूज़ करके। अब यहाँ हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। ये आपके पास एक सिंपल ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, जी ऑफ एस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 15s प्लस 100। कहता है आपने पीक टाइम फाइंड आउट करना है, परसेंटेज ओवरशूट फाइंड आउट करनी है, सेटलिंग टाइम फाइंड आउट करना है और राइज टाइम फाइंड आउट करना है। तो हम इस केस में राइज टाइम फाइंड आउट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमने कह दिया कि आपके पास पेज पे अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो नहीं कर सकते, आपको उसके नॉर्मलाइज ग्राफ चाहिए होता है। तो हम ये तीन चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि ये तीन चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जनरलाइज इक्वेशन की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूँगा, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, इसको जब मैं कंपेयर करूँगा इसके साथ तो मेरे पास ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 अंडर रूट, और 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 15। तो यहाँ से जब मैं जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगी, ओमेगा एन मेरे पास आ गया कितना, 10, और यहाँ से जीटा की वैल्यू आ गई 0.75। इस 10 को मैं यहाँ पुट करके इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब 10 और 0.5 आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इन वैल्यूज़ को उठा के टी पी वाले रिलेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास पीक टाइम आ जाएगा। मैं और परसेंटेज ओवरशूट वाले रिलेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास परसेंटेज ओवरशूट आ जाएगी। सेटलिंग टाइम वाले फार्मूले में पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेटलिंग टाइम आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आएगा, पीक टाइम, सॉरी, ये आपके पास क्या आ गया जी, पीक टाइम, ये आपके पास आ गया परसेंटेज ओवरशूट, और ये आपके पास आ गया सिस्टम का सेटलिंग टाइम। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके पास जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू का होना ज़रूरी है, तब आप राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम, परसेंटेज ओवरशूट सेकंड ऑर्डर सिस्टम का फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि आपने सिस्टम को देखना है। सिस्टम अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो उसके ऊपर फर्स्ट ऑर्डर वाले रिलेशन यूज़ करने हैं, अगर आपके पास सिस्टम सेकंड ऑर्डर है तो उसके ऊपर सेकंड ऑर्डर वाले सिस्टम के रिलेशन यूज़ करने हैं। ठीक है,
इनमें कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर है तो आपके पास ये रिलेशन लगेंगे। आप सेकंड ऑर्डर में आपको जीटा और मेगा एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और उसके बाद आपके पास रिलेशन लगेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के केस में आपने देखा होगा वो चीज़ें आसान। थैंक यू वेरी मच। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4। मज़ीद अगर इसमें कोई चीज़ पूछनी हो या क्वेश्चन आंसर होगा तो वो इंशाल्लाह हम लोग लाइव सेशन के अंदर डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।